हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस फाइनेंस जैसे सब्जेक्ट को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर। अच्छा क्वेश्चंस लगभग मान के चल सकते हो कि 7 से 8 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते ही है। वैसे 10 सिलेबस में मेंशन है, लेकिन इस बार दिसंबर 2025 में भी 8 क्वेश्चंस हमारे बिजनेस फाइनेंस से हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत ही स्कोरिंग यूनिट होता है, आसान यूनिट भी माना जाता है। कुछ टिपिकल फ़ॉर्मूलाज़ आते हैं और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस सब्जेक्ट को कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। टोटल हमें 7 से 8 दिन लगने वाले हैं इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो आज जो है हमारा सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है, जहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बातों को कवर करते चलेंगे। जैसे कि स्कोप एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और लीज़ फाइनेंसिंग की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। देखो, अभी तक तुमने वो सारी बातें सुनी होगी, लाइक कि फाइनेंस जो होता है किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड होता है। सेम बात जो कि यहाँ पे लिखी गई है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस के फाइनेंस की। तो बिजनेस का फाइनेंस मतलब हम लोग कहाँ से फंड्स लाएंगे, उस फंड्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे और वो फंड्स हमारे बिजनेस को ग्रो करने में कैसे मदद करेंगी। ओवरऑल हम इसकी बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे एक स्मार्ट चाय स्टॉल खोलना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले 50,000 रुपए चाहिए होंगे कार्ट के लिए, स्टोव के लिए और कुछ इनिशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि ज़रूरी पड़ते हैं हमें जो हमारा चाय स्टॉल होगा उसको रन करने के लिए। तो तुम अब ये सोचोगे कि ये जो तुम्हें 50,000 है, तुम कहाँ से लाओगे? क्या तुम बैंक से लोन लोगे या खुद के सेविंग्स का यूटिलाइज़ेशन करोगे या डेट कहीं से भी तुम डेट लाने वाले हो? तो ये चीज़ हम लोग बात करते हैं फाइनेंस के अंदर। अब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें बैंक से लोन लेना है, तो अब तुम सोचोगे कि कैसे इस 50,000 को मुझे खर्च करना है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकूँ इस बिज़नेस से। तो ये बेसिकली बात होती है हमारे बिज़नेस फाइनेंस के अंदर। मतलब कि कैसे हम लोग फंड्स एक्वायर करते हैं और उस फंड्स का कैसे हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, ये हमें बताता है हमारा बिज़नेस फाइनेंस। बिना प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस, कितना भी अच्छा बिजनेस आइडिया होगा, वो फेल कर जाएगा, क्योंकि आपके पास कैश नहीं रहेगा और आप अपने डेली के बिल्स को पे नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है फंड्स जो होती हैं, फाइनेंस जो होते हैं, ये किसी भी बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। स्कोप से क्या समझते हो? स्कोप का मतलब होता है दायरा, कहाँ तक हमारा बिज़नेस फाइनेंस फैला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे निमोनिक से याद रखना है आईएफडी। आईएफडी हियर स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ओवरऑल स्कोप है, वो इन्हीं 3 चीज़ों के आगे-पीछे घूमता रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि कहाँ हमें हमारा फंड खर्च करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन हमें बताता है कि किस सोर्स से हमें फंड्स लेकर आना है और डिविडेंड डिसीजन हमें बताता है कि क्या हमारे फंड्स को हमें रिटेन करना है अपने बिज़नेस के अंदर या फिर अपने शेयर होल्डर्स के साथ बाँट देना है। तो ये बेसिकली 3 हम लोग यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइडिंग वेयर टू स्पेंड द मनी। क्या हम नई मशीन खरीद ले या फिर कैश को अपने बैंक में रखे रहे। पहली बात यहाँ पे ये आती है। दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन ये आपको बताएगा कि आपको पैसे कहाँ से लेकर आने हैं। क्या आप बैंक लोन लोगे या फिर खुद के सेविंग्स का इस्तेमाल करोगे। तीसरा, डिविडेंड डिसीजन। ये मदद करता है कि आपको शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, क्या डिविडेंड देना है या आपकी अर्निंग्स को आपको रिटेन कर लेना है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए। तो ओवरऑल इन तीनों ही डिसीजन का अल्टीमेट गोल क्या होता है? तो अल्टीमेट गोल होता है कि यहाँ पे हम अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे। ये इनका मेजर गोल हो जाता है। तो चलो अब एक-एक करके इन तीनों डिसीजंस को समझते हैं। पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे ये क्रूशियल हो जाता है कि हमें किस एसेट में अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे जो एसेट्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म, मतलब टाइम के बेसिस पे बताया गया है हमारा। जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की या लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पे हमारा पहला आता है कैपिटल बजटिंग। आगे चल के हमारा एक अलग से इस पे चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। और हम लोग जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है हमारे वर्किंग कैपिटल की। तो लॉन्ग टर्म जो होता है ये परमानेंट डिसीजन होता है। अब जाहिर सी बात है 5 साल से ज्यादा की यहाँ पे बिजनेस हो रही होगी, तो जो भी हम लोग फंड्स यहाँ पे लगाएंगे वो एक लंबे पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। तो
तो ये हमारे परमानेंट डिसीजंस होते हैं जहाँ पे हमारा ह्यूज अमाउंट लगता है और उस अमाउंट को हम लोग ईज़िली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे तुम लेकर चल सकते हो, एक लोकल ज़ोमैटो क्लाउड किचन है, जो कि डिसाइड कर रही है कि क्या उसे अब एक हाइली एक्सपेंसिव कमर्शियल ओवन परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो ओवन है, वो 5 लाख रुपए का है। अब वो एक बार डिसाइड अगर कर लेती है कि उसे वो ओवन परचेज़ करना है, तो वो अमाउंट उसका ब्लॉक वहीं पे हो जाएगा एक लंबे पीरियड के लिए। उसको रिटर्न करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारा आता है लॉन्ग टर्म कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? क्या हमें अपने लॉन्ग टर्म फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर हमें चलना है अपने शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए? अब शॉर्ट टर्म्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म मतलब जो तुम्हारे डेली ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड हो, तुम्हारे बिज़नेस को डे टू डे रन करने के लिए रिक्वायर्ड हो। जैसे कि सेम क्लाउड किचन जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, जिसे 50 लाख रुपए चाहिए, सॉरी 5 लाख जो ओवन में वो खर्च करने वाला है। अब उसे डेली बेसिस पे 10,000 रुपए कैश चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसे अपने जो क्लाउड किचन है उसको रन करते हुए रहना है। उसको डेली फ्रेश वेजिटेबल्स लगेंगी, पनीर लगेंगी, डिलिवरी बॉयज़ को चार्जेस पे करनी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेली ऑपरेशंस के अंदर। तो एक फर्म को ये डिसाइड करना होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कि उसे किस हॉराइज़न के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर उसे इन्वेस्ट करना होता है। सिंपल सी कहानी है, याद रखना। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है लाइक लिक्विडिटी और डेली सर्वाइवल को लेकर, तो उस टाइम हमारा आंसर होना चाहिए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे हमारा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन कि मतलब हमें फंड्स कहाँ से मिलने वाला है। मतलब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है बेस्ट सोर्स कि कौन सा सोर्स हमारी कंपनी के लिए बेस्ट माना जाएगा। मतलब यहाँ पे एक फाइनेंस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो तुम्हें 10 लाख टोटल कैपिटल जरूरत है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो डेट ले सकते हो 4 लाख का, मतलब बोरो कर सकते हो 4 लाख का, और इक्विटी खुद के पैसे तुम यहाँ पे 6 लाख लगा सकते हो। अब डेट जो होता है वो हमारे लिए काफी सस्ता होता है लेकिन हाईली रिस्की भी माना जाता है। मतलब चाहे तुम्हें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तुम्हें तो उसका इंटरेस्ट पे करना ही होगा। ठीक है, लेकिन बोला जाता है इक्विटी जो है ये सेफर तो है, सेफ साइड पे आपको रखेगा, लेकिन आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा यहाँ पे। सेफ कैसे है कि आपको डिविडेंड कब पे करना है, जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन जनरली यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो का मिक्सचर, डेट और इक्विटी का मिक्सचर ही हमारा कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब आपके फर्म की कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन से सोर्सेस आपने इस्तेमाल किए हैं। तो आपने डेट इस्तेमाल किया और इक्विटी इस्तेमाल किया, तो इन्हीं दोनों के मिक्स को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड डिसीजन कि अब हमारे पास जो प्रॉफिट्स आए, हमें उस प्रॉफिट्स के साथ क्या करना है। इसकी बात यहां पे होगी किसमें, डिविडेंड डिसीजन के अंदर। क्लियर है अभी तक? तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजों को समझना, तुम्हारे पास कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, अब उन तुम प्रॉफिट को दो भागों में बांट दो, दो स्लाइसेस में बांट दो। पहला स्लाइस तुम्हें बताएगा डिविडेंड पे आउट और दूसरा स्लाइस बताएगा डिविडेंड, सॉरी, रिटेन्ड अर्निंग बताता है। तो यहाँ पे पहला स्लाइस जो हमारा है, जो कि बात करता है डिविडेंड पे आउट की, यहाँ पे तुम्हारे प्रॉफिट का वो हिस्सा होगा जो कि तुम्हें अपने शेयर होल्डर्स को देने हैं। स्लाइस 2 जो होगा वो तुम्हारे रिटेन्ड अर्निंग का होगा, मतलब ये तुम्हें बताएगा कि कितना प्रॉफिट तुम्हें वापस अपने पास रख लेना है, जिसे हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। जिससे तुम चाहो तो नई मशीन्स परचेज कर सकते हो, फ्यूचर में नए-नए ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तुम्हें बताता है स्लाइस 2, दैट इज़ योर रिटेन्ड अर्निंग। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे स्लाइस 1 हमारा डिविडेंड पे आउट है, तो तुम कितना डिविडेंड पे कर रहे हो और कितना तुम रिटेन कर रहे हो। ठीक है? इन दोनों को मिलाकर ही हमारा 100% ओवरऑल प्रॉफिट होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू 100%। तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग ये बात करते हैं। चलो, अब आगे चलते हैं अपने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के ऊपर। टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, पहला आता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दूसरा आता है मीडियम टर्म फाइनेंस और तीसरा आता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एक एक करके समझना। लॉन्ग टर्म की जब भी बात होगी तो ड्यूरेशन लिमिट होगा वो 5 साल से अधिक होगा। मीडियम टर्म में 1 साल से लेकर 5 साल तक लेकर पीरियड चलोगे तुम, और शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम का यहाँ ड्यूरेशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा।
अब कॉमन एग्जांपल्स समझते हैं। जब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की, तो जनरली उसके अंदर क्या-क्या आएँगी? पहला इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स हो गए। वहीं हम लोग मीडियम टर्म फाइनेंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज़ फाइनेंसिंग तुमने करा, मीडियम टर्म टर्म लोन्स तुमने लिए व्हीकल्स परचेज़ करने के लिए। अब वहीं पे अगर शॉर्ट टर्म की बात आए, तो वहाँ पे ट्रेड क्रेडिट्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, इसे टेबल फॉर्मेट में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्ज़ाम में तुम्हें डायरेक्टली मैच द लिस्ट फॉलोइंग में आ सकता है ये। ओनरशिप के बेसिस पे तुम्हें पता ही है, ओन्ड कैपिटल जो कि ओनर का खुद का होता है और बोरोड कैपिटल जहाँ पे हम लोग क्रेडिटर से लेते हैं। तो ओन्ड कैपिटल जो है, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल ओनर्स के पैसे जब एंटरप्राइज में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होता है रिटर्न्स पे करने को लेकर, और ये परमानेंटली आपके बिजनेस में रहेगा ही। लाइक इक्विटी शेयर्स लगा रहे हो, रिटेन्ड अर्निंग लगा रहे हो आप यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बोरोड फंड की, तो यहाँ पे आपने जब किसी आउटसाइड, किसी थर्ड पार्टी से आपने यहाँ पे लोन लिया हो, वो आएगा। आपको यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन हो जाता है कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट यहाँ पे आपको पे करना ही होगा, भले ही आप जीरो प्रॉफिट कमा रहे हो। तीसरा आता है मस्ट बी रीपेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, मतलब यहाँ पे एक ड्यूरेशन चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे डिवेंचर्स, बैंक लोन्स, बॉन्ड्स तुम ये लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है। अब आ जाओ इक्विटी शेयर्स के ऊपर। अब देखो, इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है कि ऑर्डिनरी शेयर है, वहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स को बोला जाता है कि एक हाइब्रिड सिक्योरिटी है। समझते हैं, आगे चल के स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर से। देखो, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, ये किसी भी कंपनी के कोर ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मालिकाना हक को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इंडिविजुअल्स कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, परचेज करते हैं, अब जाहिर सी बात है, अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो आप ही रिस्क टेकर होगे और उस फर्म के अल्टीमेट ओनर्स कहलाओगे। आपके पास एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट्स होंगी, मतलब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हो, वहां के मेजर डिसीजंस ले सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबसे आखिरी में चीजें पे की जाएंगी। मतलब सबसे पहले यहाँ पे क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे किए जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और आखिरी में अगर कुछ बच जाता है तब जाकर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर। तीसरा आता है, यहाँ पे कोई भी फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। मान लो अगर टाटा मोटर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, तो उस टाइम पे उनके शेयर होल्डर्स को मैसिव डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन अगर उन्होंने लॉस उनको हुआ है, तो उस टाइम पे वो तुम्हें जीरो डिविडेंड देने वाले हैं। तो हाई रिस्क तो होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल होते हैं रिटर्न्स के, वो भी काफी ज्यादा होते हैं। तो ये 3 पॉइंट दिमाग में लेकर चलना इक्विटी शेयर्स के मामले में। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे कि हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं। बोला जाता है ये एक मिडिल ग्राउंड है बिटवीन द इक्विटी एंड डेट। मतलब एक साइड इक्विटी को ले लो, एक साइड डेट को ले लो, बीच में जो आता है वो हमारा आता है प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब इन्हें एक प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, मतलब मेरे कहने का कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। जैसे कि सबसे पहले डिविडेंड भी इन्हें सबसे फर्स्ट पे किया जाएगा। और मान लो अगर कंपनी शट डाउन हो रही है, शट डाउन की जा रही है कंपनी की, तो उस सिचुएशन में भी, लिक्विडेशन के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी सबसे पहले इन्हें पे कर दिया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्हें 2 वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाती हैं। फिक्स डिविडेंड भी मिलता है और वोटिंग राइट इनके पास नहीं होती है। ये पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा डिवेंचर्स या बॉन्ड की बात कर लो। तो डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है डेट का, जो कि कंपनी इश्यू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। अब जनरली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ओनर्स नहीं कहलाएंगे। जैसा इक्विटी शेयर होल्डर में हमने देखा था, वहां पे ओनर्स होते हैं। दूसरा आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट। यहाँ पे उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चाहता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो कंपनी के लिए टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसीलिए कहा जाता है डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिल जाती है। आप यहाँ पे एक्सपेंस दिखा देते हो। टैक्स पे करने से पहले आप जब टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो उस इंटरेस्ट को आप माइनस करते हो, और ओवरऑल आपकी जो टैक्सेबिलिटी होती है वो कम बन जाती है। तो इसीलिए हम लोग डेट को टैक्स शील्ड भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखनी है। उसके आता है चार्ज ऑन एसेट। दे आर यूजुअली सिक्योर्ड अगेंस्ट द कंपनीज एसेट। मतलब मॉर्गेज होता है ना, कि आपने एसेट रखा, उसके हिसाब से हमने आपने आपको लोन दिया। मतलब अगर आप लोन पे करने में फेल हो जाते हो, तो कंपनी आपके एसेट्स को बेचेगी, जिससे वो अमाउंट रिकवर करेगी।
तो ये ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे हमारे लिए मेजर पॉइंट रहता है। आ जाओ रिटेन्ड अर्निंग पे। रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो इसे हम लोग प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा है जिसे कि हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लोकल बेकरी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से उसने 20,000 अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 80,000 80,000 उसने अपने पैसे अपने पास रख लिए। तो ये जो 80,000 है ये उसका रिटेन्ड अर्निंग है। अब क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं रिटेन्ड अर्निंग के, वो भी जान लो। पहला, कोई भी तुम्हें यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या फिर तुम्हारे कंट्रोल का डाइल्यूट होना, कंट्रोल का दूसरे हाथ में जाना नहीं हो पाता है। दूसरा, कोई भी एक एक्सप्लिसिट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है। जैसे हम लोग डेट के अंदर इंटरेस्ट हमें पे करने का लीगल ऑब्लिगेशन हमारा हो जाता है। उसके आता है कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। मतलब जब हम लोग शेयर्स इश्यू करते हैं ना, तो ब्रोकरेज चार्ज पे फी पे करते हैं, कमीशंस पे करते हैं, तो उसे हम लोग नाम देते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कोई भी किसी भी टाइप का फ्लोटेशन कॉस्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स को लगेगा कि आप सारे प्रॉफिट्स रिटेन कर रहे हो। उनको उन्हें जनरली हाई डिविडेंड्स चाहिए होते हैं, तो आप डिविडेंड तो दे नहीं रहे उन्हें। और मैनेजमेंट को कभी-कभी ये लगने लग जाता है कि ये जो पैसे हैं ये फ्री के हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रिटेन्ड अर्निंग तुम्हारा कभी भी फ्री नहीं होता है। ये एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है। कैसे अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, समझना मेरी बात को। मान लो तुमने इस पैसे को अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दिया होता। अब वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किए होते, अब उससे वो रिटर्न कमाते, तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तुमने यहाँ पे जाने दिया। तो मैनेजमेंट क्या करती है ना, वो केयरलेसली इन्वेस्ट करने लग जाती है इस पैसे को, क्योंकि उसे लगता है कि ये जो पैसे हैं ये फ्री मनी है। तो ये चीज यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है। इसे हम लोग इंटरनल फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों को याद रख लेना। चलो, अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है लीज फाइनेंसिंग का। तो लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जहां पे एसेट के जो ओनर है वो एक थर्ड पार्टी यानी अनदर पार्टी की मैं बात कर लेता हूं, अनदर पार्टी को अलाउ करते हैं कि आप हमारे एसेट्स का इस्तेमाल करिए एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और आप मुझे पीरियोडिक पेमेंट करते रहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट यहाँ पे। तुमने दिल्ली के अंदर 1 करोड़ का फ्लैट परचेज ना करके तुमने 25,000 रुपए पर मंथ वहां पे एज अ रेंट पे तुमने ले लिया। तो यहाँ पे बिजनेस को ये जो लीजिंग का कंसेप्ट है, लीज फाइनेंसिंग का कंसेप्ट है, ये बिजनेस को अलाउ करता है कि वो एक्सपेंसिव मशीनरी परचेज ना करके उसे लीज पर ले ले। अब जैसे कि लेसर लेसर कौन होते हैं, एसेट के जो ओनर होते हैं जिनका मालिकाना हक होता है, वो क्या करते हैं, अपने एसेट्स का राइट अधिकार, यूज करने का अधिकार लेसी को देते हैं। और लेसी जो होते हैं वो लीज रेंटल्स बीच बीच में पे करते रहते हैं, एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल पे करते रहते हैं। तो ओनरशिप जो होती है वो लेसर के हाथों होती है, मतलब जो हमारे ओनर हैं उन्हीं के हाथों होगी, और यूजेस जो होगी वो लेसी करेंगे। अब कंपनी लीज यूज करती ही क्यों है? क्योंकि उन्हें जो उनके जो ह्यूज कैपिटल आउटलेज, बहुत बड़े-बड़े कैपिटल खर्च होते हैं, उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए। अब मान लो उसने कोई 2-4 करोड़ की मशीन परचेज़ कर ली। अब वो जो टेक्नोलॉजी है 2 साल बाद आउटडेटेड हो जाती है, 1 साल बाद आउटडेटेड हो जाती है। तो ये जो ऑब्सोलेंस का डर है ना, इससे बचने के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूज अमाउंट ब्लॉक हो रहा है, इससे बचने के लिए। तो अब एक-एक करके हम सारे टाइप्स को समझते हुए चलेंगे अपने लीज़ फाइनेंसिंग के। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा आता है ऑपरेटिंग लीज। अब हम लोग जब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज की, तो ऑपरेटिंग लीज क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म लीज एग्रीमेंट है जहां पे लीज पीरियड जो होता है ना वो काफी ज्यादा कम होता है। अब काफी ज्यादा कम से क्या मेरा मतलब है, मतलब अगर किसी एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ की अगर आप बात कर लो, मतलब जो उसका समय होता है, पीरियड होता है, इकोनॉमिक लाइफ होता है। इकोनॉमिक लाइफ मतलब जितने लाइफ तक वो पैसे कमाकर आपको दे सकता है। तो ऑपरेटिंग लीज का जो लीज पीरियड होता है वो एसेट के इकोनॉमिक लाइफ से काफी कम होता है। शॉर्ट टर्म नेचर, जैसे कि आपने कुछ दिनों के लिए लीज पे लिया, कुछ मंथ के लिए लिया, कुछ सालों के लिए आपने लिया। तो यहाँ पे देखोगे कि जो पीरियड होता है ना वो काफी कम हो जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि तुम्हें इसमें ध्यान रखते हुए चलने हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है, ये जो ऑपरेटिंग लीज है ये एक कैंसलेबल लीज है। मतलब जो हमारा लेसी है वो जब चाहे इस लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस।
तीसरा मेंटेनेंस की अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारे ओनर भाई साहब हैं, उन्हीं के हाथों मेंटेनेंस भी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंटेनेंस की होगी, उन्हीं के हाथों रहेगी। चाहे मेंटेनेंस की बात कर लो, चाहे इंश्योरेंस की बात कर लो, चाहे टैक्सेस पे करने की बात कर लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो लीज़ रेंटल्स है, सॉरी, जो ये लीज़ का जो पीरियड है ना, ये काफ़ी कम होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक लेसी इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा। लास्ट पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट आता है फुल्ली अमोर्टाइजेशन की। तो यहाँ पे जो हमारा लेसर होता है ना, वो एसेट के पूरे कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे वो बहुत कम पीरियड के लिए देना होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो कम पीरियड के लिए दे रहा है, तो अलग अलग लोगों को भी देगा। तब मतलब मल्टीपल लोगों को लीज देने पर, लीज एग्रीमेंट करने पर वो जाके एसेट का अमाउंट रिकवर कर पाता है। तो यहाँ पे याद रखना, मेन इसका क्रक्स क्या है, बहुत कम पीरियड के लिए होता है और लीज जो होता है कैंसलेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, तुम्हें गोवा जाना है एक वीकेंड ट्रिप पे। जूम कार का तुमने नाम सुना होगा, जहां पे हम लोग कार रेंट पर ले सकते हैं। तुमने क्या किया? रेंट पे किया। अब तुम गए, कार चला के आराम से घूम कर आ गए। अब मान लो कार बीच में खराब हो जाती है, तो यहाँ पे जूम कार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे फिक्स करेगा। ठीक है, तुम यहाँ पे कार ओन नहीं कर रहे हो, तुम जब चाहो उस एग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हो। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए चलना। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग लीज मतलब एक टाइप ऑफ रेंट। चलो नेक्स्ट आ जाओ अपने फाइनेंशियल लीज पे, जिसे कि हम लोग कैपिटल लीज भी बोलते हैं। फाइनेंशियल लीज जो होता है, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म नॉन कैंसलेबल कमिटमेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म के लिए होगा और नॉन कैंसलेबल होता है। जनरली यहाँ पे ये एक अल्टरनेटिव है टू टेकिंग अ लोन टू बाय द एसेट। लॉन्ग टर्म होगा, मतलब यहाँ पे आपका इकोनॉमिक लाइफ, आपके एसेट का इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। नॉन कैंसेलेबल होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में तोड़ नहीं सकते हो। वो लॉक इन पीरियड होता है, पूरा लॉक हो जाता है उस पीरियड के लिए। मेंटेनेंस की बात करें, तो जो आपका लेसी होगा, जो एसेट का इस्तेमाल कर रहा होगा, वो सारे ही खर्चे, मेंटेनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, उन सारी चीजों को बेयर करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुल्ली एमर्टाइजेशन का, तो जो टोटल लीज पेमेंट होते हैं, वो एक्चुअल में या तो इक्वल हो जाते हैं, या तो उस एसेट के ओरिजिनल प्राइस को एक्सीड कर जाते हैं। मतलब मेरे कहने का है, ऑपरेटिंग लीज के सारी चीजें अपोजिट यहाँ पे होगी फाइनेंस लीज के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिगो एयरलाइंस ने बोइंग एयरप्लेन्स 15 साल के लिए लीज पे लिया। अब इंडिगो यहाँ पे फ्यूल के लिए पे करेगी, रिपेयर्स के लिए, पायलट्स के लिए। तो एग्जैक्टली ये फील होगा कि इंडिगो जो है वो उस प्लेन को ओन करती है। लेकिन अगर लीगली आप देखो, तो लीजिंग कंपनी ओन करती है। तो फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है कि आप एसेट परचेज कर रहे हो ईएमआई पे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी होगी, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज क्या होता है एक्चुअल में। दोनों के बीच में डिफरेंस एक बार कंपेयर कर लो, कंपैरिजन टेबल। पहला हमारा ऑपरेटिंग लीज होता है शॉर्ट टर्म के लिए, फाइनेंशियल लीज होता है लॉन्ग टर्म के लिए। कैंसिलेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो ऑपरेटिंग लीज को हम लोग शॉर्ट नोटिस पे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लीज की बात करें तो स्ट्रिक्टली नॉन कैंसिलेबल होता है ये। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर बेयर करेगा, और फाइनेंशियल लीज के अंदर लेसी, जो कि इस असेट का इस्तेमाल कर रहा है। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस की बात करें, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेसर जो होगा, वो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस बेयर करता है, और फाइनेंशियल के अंदर लेसी। एमोर्टाइजेशन की बात करें, तो ऑपरेटिंग लीज के अंदर हमारे फुल कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं नॉट फुल्ली एमोर्टाइज बाय वन यूजर। लेकिन फाइनेंशियल लीज के केस में ओवरऑल अपोजिट हो जाता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ लीज आता है, जहां पे हम लोग नाम देते हैं उसे सेल एंड लीज बैक। नाम से समझना, बेच दिया फिर से तुमने लीज पे ले लिया। सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट इज अ क्लेवर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, जहां पे कंपनी क्या करती है, अपने एसेट को, जो कि वो खुद अभी ओन कर रही है, उसे एक लीजिंग कंपनी को बेच देती है। और इमीडिएटली क्या करती है, उससे वो वापस वो लीज पे ले लेती है। मान लो तुम्हारे पास एक जेसीबी है, तुमने क्या किया, एक लीजिंग कंपनी को उसे बेच दिया तुरंत से। फिर तुमने अचानक से क्या किया, उसी कंपनी से उस जेसीबी को लीज पे ले लिया। फायदा क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, 2 करोड़ की अगर जेसीबी है, तो वो जो 2 करोड़ अमाउंट तुम्हारा ब्लॉक था, वो 2 करोड़ तुम्हारा रिलीज हो गया। अब तुम धीरे धीरे पीरियोडिक पेमेंट उससे करते रहोगे, और तुम एसेट को इस्तेमाल करते रहोगे। चलो समझते हैं। कंपनी ये है जिसे कि कैश की जरूरत है, वो एक बिल्डिंग ओन करती है। उसने उस बिल्डिंग को 5 करोड़ रुपए के लिए लीजिंग कंपनी को बेच दिया। अब कंपनी क्या करेगी, एक लेसी बन चुकी है, और जो फर्म थी वो
लेसर बन चुकी है, वो उससे क्या करेगी, उसी बिल्डिंग को, सेम बिल्डिंग को 5 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे ले लेगी। फ़ायदा क्या हुआ? तुमने यहाँ पे देखा कि तुम्हारा जो मैसिव अमाउंट था, हिडन कैश था 5 करोड़ का, तुमने उसको अनलॉक कर लिया। अगर मान लो एक हॉस्पिटल जो है वो उसकी बिल्डिंग वो ओन करती है, तो वो क्या करेगी, वो बिल्डिंग को बेच देगी 50 करोड़ रुपए में आज आज ही। जिससे क्या होगा कि वो नई मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीद सकती है। साथ ही साथ वो अभी भी ऑपरेट करते रहेगी इसी सेम बिल्डिंग में बाय पेइंग अ मंथली रेंट। तो यहाँ पे फायदा यही हुआ कि हमने हमारा जो हिडन कैश था उसको अनलॉक किया, जो हमारा ह्यूज अमाउंट था उसको हमने रिलीज़ कर दिया। तो ये चीज़ सेल्स एंड लीज़ बैक के अंदर याद रख सकते हो। एक स्पेशल केस आता है लेवरेज लीज़ का, इसको देख लो एक बार। अब अगर तुम यहाँ पे देखो लेवरेज लीज ये एक स्पेशल केस हो जाता है लीज का। अभी तक हमने देखा हर एक टाइप ऑफ लीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व हुआ करती थी, लेकिन जो हमारा लेवरेज लीज है यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। लेवरेज नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पे लोन की कहीं ना कहीं बात हो रही है। मतलब यहाँ पे लेसर लेसी तो दो पार्टीज होंगे ही, और तीसरा होगा लेंडर, जिससे हम पैसे उधारी पे लेंगे, और हम तुम्हारे जो लीज रेंटल है, एज अगर मैं लेसी हो जाऊं तो और तुम लेसर हो जाओ, मैंने थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, अब मैं तुम्हें पीरियोडिक पेमेंट उसी लोन के अमाउंट से करता रहूंगा। ठीक है। अब एक कंपनी है, उसे एसेट इस्तेमाल करना है, तो एसेट को लेने के लिए मैंने डेट लिया। अब यहाँ पे यूजुअली बैंक जो होती है क्या करती है, जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो दे देती है, और धीरे धीरे हम उससे अमाउंट से क्या करते हैं, उस अमाउंट को धीरे धीरे अपने हम लेसर को पे करते रहते हैं, पीरियोडिक पेमेंट कर देते रहते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी, जहाँ पे थर्ड पार्टी फाइनेंसर की बात आए, लेंडर की बात आए, समझ लेना यहाँ पे हमारा स्पेशल केस लेवरेज लीज की बात हो रही है, जहाँ पे डेट की बात आई कि लोन लेके तुम पेमेंट यहाँ पे तुम कर रहे हो। तीन पार्टीज कौन कौन, लेसी लेसर लेंडर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, लेसी कौन होता है, जो एक कंपनी जो कि एसेट को इस्तेमाल करना चाहता है। लेसर कौन होता है, ये वैसे इक्विटी ओनर्स होते हैं जो एसेट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे 20 से 30% कॉस्ट पे करेंगे, लगाना चाहते हैं। तो लेंडर यहाँ पे तीसरा पार्टी आएगा, जो कि जनरली बैंक रहता है। वो कहेगा कि मैं आपके रिमेनिंग 70 से 80% अमाउंट दे दे रहा हूँ। ठीक है। लेसर को लोन दे दिया, अब लेसर ने उस एसेट को परचेज कर लिया, फिर उसे लीज पे लगा दिया। अब ये जो लेसी है, लेसर को जो भी अमाउंट पे करता रहेगा एज अ लीज रेंटल, वो अमाउंट लेसर जो है वो बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करता रहेगा। तो ये कहानी है लेवरेज लीज के अंदर। मैं एक लेसर हूँ, या फिर चलो तुम्हें ही मान लेता हूँ, तुम एक लेसर हो, तुम्हें एक जेसीबी चाहिए, जेसीबी का ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब तुम बस 20 से 30% अमाउंट लगाना चाहते हो, तो तुमने क्या किया, कंपनी से बाकी रिमेनिंग अमाउंट लोन ले लिया। अब तुमने लोन ले लिया, तुम्हारे पास जेसीबी आ गई। अब उस जेसीबी को तुमने मुझे लीज पे दे दिया। अब तुम्हें मैं मंथली लीज रेंटल्स पे करूंगा, तुम उसी लीज रेंटल को उठाओगे, बैंक को एज अ इंटरेस्ट पे करते रहोगे। तो ये कहानी होती है हमारे स्पेशल केस ऑफ लेवरेज लीज की, जहां पे तीन पार्टीज हमारे इन्वॉल्व हो जाती हैं। आई होप तुम्हें चीजें यहां तक क्लियर हुई होंगी। क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं हमारे लीज फाइनेंसिंग के, इसको जरा समझ लेना। पहला एडवांटेज, तुम्हारा यहाँ पे भी कोई भी डाउन पेमेंट नहीं लगता है। तुम यहाँ पे 10 लाख की मशीन को बस 10,000 के रेंट पे लेकर इस्तेमाल कर सकते हो। टैक्स फायदे होते हैं कि जो भी लीज रेंट तुम पे करते हो वो 100% टैक्स डिडक्टेबल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरा आता है हमारा ऑब्सोलेंस, मतलब उस मशीन की टेक्नोलॉजी को पुराना होना, जैसे होता है ना कि कितने दिन यूज करोगे, एक साल बाद वो तो पुराना हो ही जाएगा। ऑब्सोलेंस होने का डर, टेक्नोलॉजी के आउटडेटेड होने का डर, वो हट जाता है यहाँ पे। इस एडवांटेज की बात करें, कोई भी ओनरशिप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। अल्टीमेट कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा पे ज़ाहिर-सी बात है, पीरियोडिक कर रहे हो ज़्यादा लगेगा। और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लेसी जो होते हैं कुछ अल्टरेशन नहीं करवा सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकता है। उसे उस एग्रीमेंट के अनुसार उस एसेट को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है? तो लीजिंग क्या है? ये एक ऑफ बैलेंसिंग फाइनेंसिंग है। तो चलो आज हमने क्या-क्या देखा डे 1 के अंदर, इसे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा स्कोप ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे हमने आईएफडी की बात की, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन की। फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव देखा कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना होता है। फिर डेट को देखा कि डेट कैसे चीपेस्ट सोर्स होता है हमारा फाइनेंस का। रिटेन्ड अर्निंग की हमने बात की। रिटेन्ड अर्निंग फ्री नहीं होता, ये एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्रिएट करता है हमारे लिए। ऑपरेटिंग लीज़ की हमने बात की, फाइनेंशियल लीज़ की बात की, सेल्स एंड लीज़ बैक की बात की। तो यही हमारा होता है डे 1 खत्म। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट डे 2 जो हमारा होगा, स्टार्ट होगा सारे न्यूमेरिकल पोर्शंस का।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, उसमें तो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर धीरे-धीरे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर, अदर जो भी हमारे कांसेप्ट्स हैं, डिविडेंड थ्योरीज़, वर्किंग कैपिटल, रिस्क एनालिसिस, इंटरनेशनल फाइनेंस, इन सब पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो चलो एंड करते हैं आज की सेशन को। वीडियो को लाइक करके जाना, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जो कि इस साल यूजीसी नेट देने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।